सो हाय गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक के अपने सेकंड पार्ट का। और फर्स्ट यूनिट जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पढ़ रहे हैं, दो ही पार्ट में मैं ये पूरा यूनिट को कवर यहाँ पे कर लूंगा। तो गाइस जनरली ये जो वीडियो है एसएससी जेई आरआरबी जेई और जो नॉर्मल मैकेनिकल से रिलेटेड कोर ब्रांच से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं आपके, वो सारे एग्जाम्स को कवर करेगा। गेट वेट को थोड़ा सा साइड में रखे, क्योंकि गेट में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, गेट में 80% न्यूमेरिकल आता है, 20% थ्योरी। बाकी जो ये सब एग्जाम्स हैं, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, आपका सीआईएल का हो गया और कुछ कंपनी के जो एग्जाम्स होते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन जो बनते हैं 80% के आसपास थ्योरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, 20% न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। तो उस टाइप की क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस कराऊं मैं यहाँ पे। आपकी वो बहुत डीप में जाके मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, तो अगर बहुत ज्यादा डीप में आपको पढ़ना है तो मैं यूनिवर्सिटी लेवल का भी वीडियो थर्मोडायनेमिक का ऑलरेडी बना चुका हूं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर यूनिवर्सिटी लेवल में आप देख सकते हो। ये सब जो वीडियोस जो न्यू सीरीज है ये थर्मोडायनेमिक आरआरबी जेई एसएससी जेई इन सब के लिए, तो मैं आपको वही चीजें पढ़ाऊंगा और उस चीजों को इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। और क्वेश्चन सिर्फ आपको यहीं से बनते हैं, इनसे हटकर आपको थर्मोडायनेमिक में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो गाइज सबसे पहले थर्मोडायनेमिक में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि भाई थर्मोडायनेमिक की जरूरत क्यों पड़ी, कैसे फर्स्ट स्टीम इंजन डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ, क्या क्या दिक्कतें आ रही थी। फिर लोग पहुंचे कि भाई ये होता है इंजन है, इसमें अगर हम हीट देंगे तो हमको वर्क मिलेगा, है ना। तो लोगों इसकी एफिशिएंसी बड़ी कम आ रही थी उस टाइम पे, एफिशिएंसी बड़ी कम आ रही थी इंजन की। बट उस टाइम पे हमारे पास कोल बहुत था, इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत डेवलप कर रहे थे, तो एफिशिएंसी से हमारा मतलब हम एफिशिएंसी को समझ नहीं पाते थे। हम कहते थे ठीक है हमारा काम हो रहा है, काम होते रहना चाहिए। फिर लोगों ने कहा कि भाई इसको थोड़ा सा और लेवल पर डेवलप करो, कार वगैरह में ट्रांसपोर्ट के लिए। तो भाई ट्रांसपोर्ट के लिए आप यूज करना चाहते हो तो एफिशिएंसी की बात आती है। तो लोग सोचे कि भाई एफिशिएंसी तभी होगा जब हीट या वर्क को हम जान पाएंगे, तभी हम एफिशिएंसी के साथ खेल पाएंगे। तो लोगों ने क्या किया, वर्क को उठाया और वर्क को हर चीज वर्क के बारे में समझने की कोशिश की, जो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको वर्क ट्रांसफर से रिलेटेड हर चीज बताया। तो लोग वर्क ट्रांसफर को समझे और उन्होंने देखा कि भाई एफिशिएंसी में वर्क का रोल सिर्फ 30% ही है, बाकी का 70% जो रोल है वो पूरा पूरा हीट ट्रांसफर का केस है। हीट ट्रांसफर को हम ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम एफिशिएंसी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो लोग क्या ट्रांसफर हुए, हीट ट्रांसफर को समझने के लिए आ गए। तो हीट ट्रांसफर को यहां से समझेंगे, हीट ट्रांसफर। तो एफिशिएंसी की खोज में उन्होंने वर्क पढ़ा, जो कि इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया। फिर अब वो हीट पढ़ेंगे और हीट को पढ़ते ही पढ़ते हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक मिल जाता है और उस टाइम हीट को हम अच्छे से समझ पाते हैं। स्टार्टिंग में लोग हीट को टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेट करा दे रहे थे, बट हम आगे समझेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, हीट टेम्परेचर का थोड़ा सा रिलेशन है, बट थोड़ा हट के रिलेशन है। वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की खोज होती है हीट को समझते समझते ही, और इसी के साथ साथ हम एफिशिएंसी को समझ पाते हैं और फाइनली हम किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी निकालना या एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना हम यहीं से सीखना चालू करते हैं। ओके गाइस, तो हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो गाइस हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर को लोगों ने यहाँ पे ये समझा कि द एनर्जी इंट्रैक्शन बाय वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज हीट ट्रांसफर। तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हीट जनरली ट्रांसफर, हीट कैसे ट्रांसफर होता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। अगर ये हाई टेम्परेचर एरिया, लो टेम्परेचर एरिया, तो यहीं पे जाकर हमको हीट के बारे में समझ में ये आता है कि भाई हीट ट्रांसफर करता है बिकॉज ऑफ कहीं किसी भी ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस है। यार ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा सिस्टम हो गया, ये सराउंडिंग हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच में हीट का इंट्रैक्शन तब होगा जब इसका टेम्परेचर T1 और इसका टेम्परेचर T2 होगा। टेम्परेचर डिफरेंस के कारण T1 ज्यादा होगा, T1 कम होगा। तो हमेशा जो भी एनर्जी की बात करें, किसी भी एनर्जी की बात करोगे तो मैक्सिमम टाइम में एनर्जी हायर रीजन से लोअर रीजन की ओर हमेशा ट्रांसफर होता है। थर्मोडायनेमिक का यही कहना है कि एनर्जी हमेशा या टेम्परेचर लो हमेशा हायर टू लोअर, तो हीट जो है हायर से लोअर की ओर ट्रांसफर होता है बिकॉज ऑफ, क्यों, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। तो लोगों ने ये हीट को समझा कि हीट ऐसा कुछ होता है और जो कि बहुत हद तक सही था। क्लियर है। यहीं पे उन्होंने डेवलप किया सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट क्या होता है, सेंसिबल हीट। यहीं पे उन्होंने डेवलप किया लेटेंट हीट। लेटेंट हीट
क्या होता है सेंसिबल हीट। अगर किसी बॉडी में आप हीट ऐड करते जाओ, हीट को किसी बॉडी में आप ऐड करते जाओगे तो भाई उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये होता है सेंसिबल हीट। और लेटेंट हीट क्या होता है, अगर किसी बॉडी में आप हीट देते जा रहे हो, हीट देने से टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन इस सिस्टम का फेस चेंज होते जा रहा है, फेस चेंज हो जा रहा है, ठीक है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है, फेस चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ऐसे को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। यहीं से हमारा स्पेसिफिक हीट बन के आता है, और स्पेसिफिक हीट जो हमारा बन के आता है जिसको हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू mc∆T। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, आगे हम बहुत कुछ इस फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। ओके, तो इसी इक्वेशन के हेल्प से ये जो C है, ये तो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये तो मास फ्लो रेट हो गया, ये C, यहीं से हमको C तीन तरीके का C मिलता है। एक नॉर्मल C, एक मिलता है Cp और एक मिलता है Cv। इसको हम स्पेसिफिक हीट नाम से जानते हैं, स्पेसिफिक हीट। C इज द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये जो C यहां से हमको मिला इक्वेशन से, एक मिला Cp, एक मिला Cv। क्लियर है? तो ये क्या है? ये जो C है ये आपका क्यों है, ये C बिकॉज ऑफ सॉलिड सब्जेक्ट। तो जब भी आप किसी सॉलिड सब्सटेंस की बात करें और इसकी स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करेंगे, उसका सिर्फ एक ही C होता है सॉलिड के केस में। बट फ्लूइड के केस में मतलब लिक्विड और गैस के केस में आपको दो C देखने को मिलता है। एक मिलता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक मिलता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और इन्हीं का रेशियो Cp/Cv को, इन्हीं के रेशियो को हम कहते हैं गामा, स्पेसिफिक हीट रेशियो। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा इसका मेन पॉइंट खत्म होता है और हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हम फ्लूइड की जब बात कर रहे हैं, जनरली सॉलिड की हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पूरा का पूरा गैस पे ही रिसर्चेस हुई थी। तो हम Cp और Cv में देखेंगे बड़ा कौन सा है, Cp बड़ा है या Cv बड़ा है। जनरली Cp Cv से बड़ा होता है हमेशा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर वो बड़ा होता है हमेशा Cv से, ये आपको माइंड में रखना है। क्यों होता है इसका कुछ ऐसा रीजन नहीं है, नॉर्मल रीजन अगर आपको दें तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, अच्छा पहले पढ़ लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हम देख लेते हैं क्या क्या आता है, उसके बाद ही हम इस चीज को समझ पाएंगे क्यों Cp हमेशा Cv से ज्यादा होता है। ये चीज माइंड में आपको रखना है। इस इक्वेशन के हेल्प से भी आप समझ सकते हैं, इस इक्वेशन के हेल्प से कि Cv गामा Cv है ना, तो आप देखोगे Cp जो की वैल्यू Cv में गामा एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई गामा, तो जाहिर सी बात है Cp बड़ा है हमारे Cv से। इस इक्वेशन के हेल्प से भी आप समझ सकते हैं Cp/Cv इज इक्वल टू गामा स्पेसिफिक हीट रेशियो जिसको कहते हैं। क्लियर है? वैसे इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो हम निकालेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद। थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस आपको याद रखना है कि ऐसा कुछ होता है। क्लियर है? तो आगे बढ़े, ये खत्म हुआ और यहीं पे हमारा हीट ट्रांसफर को समझते समझते लोगों को यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मिलता है। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहा जाता है कि जितना भी बॉडी का नेट हीट है वो नेट वर्क डन के इक्वल होता है। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। याद रखना है आपको ये चीज। क्लियर है? अब इसको डेरिवेशन करने आप जाओगे किसी भी साइकिल के लिए नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स निकल के आता है। क्लियर है? तो इसका जो जनरल इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw। जनरल हमारा जो जनरलाइज्ड इक्वेशन जिसको कहा जाए जनरलाइज्ड इक्वेशन, तो ये है हमारा जनरलाइज्ड इक्वेशन किसके लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। dq इज इक्वल टू इंटरनल हीट, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल हीट, और ये क्या है, वर्क डन, चेंज इन वर्क डन। बोथ रिवर्सिबल के लिए भी है और इरिवर्सिबल के लिए भी है, दोनों के केस में ये होगा। और इसी फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिख दूं
इसी फॉर्मूले को अगर मैं dq इज इक्वल टू du प्लस पी डीवी, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी लिख दूं, तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा रिवर्सिबल के लिए है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल के केस में ये फॉर्मूला हमारा होता है, क्योंकि हमने वर्क डन को पीडीवी लिख दिया। तो ये फॉर्मूला रिवर्सिबल के लिए, ये फॉर्मूला हम हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, रिवर्सिबल के लिए भी, इरिवर्सिबल के दोनों केस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट ये फॉर्मूला हम सिर्फ रिवर्सिबल के लिए ही अप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे आप जब इसकी डेरिवेशन करोगे, क्लियर है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, इसका जब डेरिवेशन करोगे, ये जो इक्वेशन आया है आपका, ये जो इक्वेशन बनकर आया है, आता है फर्स्ट लॉ का जनरलाइज्ड इक्वेशन जिसको कहते हैं dq इज इक्वल टू du प्लस dw। एक्चुअल जो इक्वेशन ऐसा कुछ था, dq इधर आ जाए माइनस dw इज इक्वल टू de एनर्जी, dq माइनस dw इज de, ये एनर्जी है। अब इस एनर्जी को हम कैसे du में ट्रांसफर कर दिए, ये सोचने वाली बात है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। एनर्जी की बात किया जाए, एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी दो टाइप का यहाँ पे आपको देखने को थर्मोडायनामिक्स में मिलेगा। एक होता है ट्रांजिएंट एनर्जी, ट्रांजिएंट टाइप का एनर्जी जिसमें आपका वर्क डन और हीट ट्रांसफर आता है। क्लियर है? दूसरा आता है हमारा स्टोर्ड एनर्जी जिसमें हमारा एक आता है इंटरनल एनर्जी, जिसको हम du से लिखते हैं या u से बताते हैं, और इंटरनल एनर्जी के बाद एक आता है हमारा माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी को हम मैक्रो, दो टाइप के स्टोर्ड एनर्जी, एक मैक्रोस्कोपिक टाइप का थोड़ा बड़े लेवल पे, एक माइक्रो मॉलिक्यूल लेवल पे। तो माइक्रो लेवल की जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फ्रिक्शनल एनर्जी, रोलिंग एनर्जी, ये सब आता है माइक्रो में, और मैक्रो वाले में इंटरनल एनर्जी होता है। तो वही मैंने डीई को, जो एनर्जी था उसको ट्रांसफर करके डीयू कर दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। तो इसलिए ये फॉर्मूला बन गया क्यू इज इक्वल टू डीयू प्लस डी डब्ल्यू। बट आपको ये फॉर्मूला भी आपको माइंड में रखना है कि भाई डीई इसीलिए डीयू में कन्वर्ट हुआ था, क्योंकि एनर्जी इंटरनल एनर्जी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट लॉ अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब फर्स्ट लॉ आपका क्लियर हो गया तो अब हम बात करने वाले हैं हीट ट्रांसफर कैसे होता है। हीट देखा हमने, लैटेंट हीट देखा, सेंसिबल हीट देखा, स्पेसिफिक हीट देखा, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को समझा। अब हम समझने वाले हैं कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट होने के बाद, समझने के बाद हीट ट्रांसफर हो कैसे रहा है किसी बॉडी में, ये मेन पॉइंट है। हम उस चीज को पकड़ेंगे और समझेंगे, उसके हेल्प से हम आगे बढ़ के एफिशिएंसी कैलकुलेशन तक पहुंचेंगे। ठीक है, ओके गाइस, तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा वर्क और हीट के बारे में एक चीज देख लें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वर्क और हीट क्या है, प्रॉपर्टी है या ये प्रोसेस है? प्रॉपर्टी तो नहीं है गाइस, ये प्रोसेस है, क्योंकि वर्क और हीट में जो डायग्राम हमारा बनता है वो प्रोसेस को डिफाइन करता है। किसी भी प्रोसेस 1 से 2, ये 1 से 2 जा रहा है, स्टेट चेंजेस हो रहा है, ये प्रोसेस को, हीट भी हमारा एक 1 पॉइंट पे मान लो हीट इतना है तो 2 पॉइंट पे हीट मान लो इतना हो गया। तो ये वर्क और जो हीट है दोनों हमारा प्रोसेस को बताते हैं। तो अगर कोई चीज प्रोसेस है तो वो प्रॉपर्टी हो नहीं सकती। क्लियर है? प्रॉपर्टी में हमने दो चीज पढ़ा था। प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पढ़ा था ना इससे पहले लेक्चर में। तो वो प्रॉपर्टी अलग है, हीट और वर्क जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं है तो ये प्रोसेस है। क्लियर है? अब प्रोसेस में भी दो टाइप का प्रोसेस आता है, एक आता है पॉइंट फंक्शन, एक आता है हमारा पाथ फंक्शन टाइप प्रोसेस, और एक होता है जो पॉइंट पे डिपेंड करता है उसको पॉइंट फंक्शन टाइप प्रोसेस बोलते हैं, और एक पाथ पे जो डिपेंड करता है उसको पाथ टाइप के हम प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है? ओके, तो जनरली ओके यहाँ मिस्टेक है। ये एक पार्ट है। अगर कोई चीज कहीं प्रोसेस हो रहा है मतलब पाथ हो रहा है ना भाई, पाथ पे डिपेंडेंट है प्रोसेस। ये भी हुआ, ये भी प्रोसेस एक है, ये भी एक प्रोसेस है, पॉइंट 1 पॉइंट 2। तो जो अब कोई भी चीज अगर
प्रोसेस है तो वो पूरा का पूरा पाथ पे ही डिपेंड होता है, किस पाथ पे वो ट्रेवल कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है। पॉइंट फंक्शन की बात करें तो किसी एक पॉइंट पे डिपेंड करता है कि इस पॉइंट की वैल्यू क्या है। तो ये पॉइंट फंक्शन अगर कोई चीज है तो वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी पे डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, अभी बाय मिस्टेक वो हो गया था, मैंने आपको उल्टा बोला। तो पॉइंट फंक्शन कहीं भी आ गया लिखा हुआ तो मतलब वो एक प्रॉपर्टी है। अगर कोई सिस्टम प्रॉपर्टी बोल रहा है मतलब वो पॉइंट फंक्शन की बात हो रहा है, और अगर कोई चीज पाथ पे डिपेंड हो रहा है मतलब वो प्रोसेस चल रहा है। तो हीट और वर्क जो है प्रोसेस पे डिपेंड करता है, मतलब हीट एंड वर्क हमारा पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अगर हम इस 1 से 2 पे हम गए हैं तो 2 से 1 पे आएंगे, और इसका आप वर्क का जब रिलेशन देखोगे, डेरिवेशन है इसका भी, थोड़ा सा डेरिवेशन है, जानने की जरूरत नहीं है। तो आप देखोगे कि भाई जो पॉइंट 1 से ए और ये बी नाम दे दूं, अगर मैं 1A और 2 पे जाऊं और 2B और 1 पे जाऊं तो देखूंगा भाई कि जो वर्क है हमारा वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे। तो इसलिए वर्क हमारा पाथ फंक्शन हो गया। हीट भी हमारा पाथ पे, क्योंकि यहां से गया तो अलग हीट मिलेगा, यहां से जाऊंगा तो अलग हीट ट्रांसफर होगा, तो पाथ पे डिपेंड करता है। तो हमारा ये प्रोसेस है, हीट और वर्क पाथ फंक्शन है। और अगर ये पाथ फंक्शन है, क्लियर है, पाथ फंक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन भी होगा। क्लियर है? तो हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन होगा, पाथ पे डिपेंड होता है, इसलिए ये प्रोसेस है, और प्रोसेस है तो पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, पॉइंट फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है। पाथ पे डिपेंड करने वाली चीजें हीट और वर्क यही है। क्लियर है? अभी हम जो भी चीज पढ़ने वाले थर्मोडायनेमिक में, अभी तक हम पाथ फंक्शन में वर्क और हीट को ही पढ़ेंगे। वर्क और हीट हमारा पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन है तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है उसका। क्लियर है? और इससे पहले जो हमने पढ़ा था प्रेशर, एनर्जी, एनर्जी क्या है, एनर्जी की बात किया जाए तो वर्क और हीट हमने देख लिया। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या है, एनर्जी हमारा पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो एनर्जी हमारा होता है पॉइंट फंक्शन। और अगर ये पॉइंट फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी है, और अगर ये प्रॉपर्टी है तो ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है? ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़। तो फाइनली गाइस हम यहाँ पे हीट ट्रांसफर को समझ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अच्छे से जान चुके हैं। तो अब हम हीट ट्रांसफर बात करेंगे नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब हम क्लोज्ड सिस्टम के लिए, क्लोज्ड सिस्टम में कैसे हीट ट्रांसफर होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा आइसोमेट्रिक से, आइसोमेट्रिक मैट्रिक में, जिसमें वॉल्यूम, मैट्रिक वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, इस केस में अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ हीट की बात कर रहे हैं। तो वर्क जब हम पढ़ रहे थे तब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़े नहीं थे। जब वर्क पढ़े थे उस टाइम पे जब हम वर्क ट्रांसफर निकाल रहे थे तो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे पीडीवी। इसकी हेल्प से हम अलग अलग प्रोसेस की, आइसोमेट्रिक, आइसोथर्मल, इस सब के लिए इस फॉर्मूले के हेल्प से हम निकाल रहे थे कितना वर्क डन होगा। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ चुके हैं, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने के बाद ही हम हीट ट्रांसफर को समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि उससे पहले तो हम वर्क की बात कर रहे थे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़े और उसके हेल्प से हम हीट समझेंगे। तो हीट की जब भी बात आएगी, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बाद ही हीट आया या उसी में हीट आया, तो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अब इस फॉर्मूला की हेल्प से अलग अलग प्रोसेस के लिए हम देखेंगे कि कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर हो गया कब ये फॉर्मूला यूज करना है और कब वर्क वाला फॉर्मूला यूज करना है आइसोमेट्रिक अलग अलग प्रोसेस के लिए। क्लियर है? तो ये किसके लिए है, ये जो फॉर्मूला मैं लिखा हूं ये फॉर्मूला हमारा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए है। और इसी फॉर्मूला को अगर मैं पीडीवी के टर्म में लिख दूं तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो जाएगा ये फॉर्मूला। और हम वॉल्यूम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो ये हो गया 0, तो डीक्यू हो जाएगा डीयू के इक्वल। क्लियर है? तो डीक्यू डीयू के इक्वल हो जाएगा। तो हीट ट्रांसफर आइसोमेट्रिक वॉल्यूम कांस्टेंट में ये इसके इक्वल हो जाएगा। और यही dq जो है या यही du है ये mcv dt बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना यहां से, इसको नोट कर ले एकदम अच्छे से कि
आइसोमेट्रिक के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो dq जो हीट ट्रांसफर है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, और इनका जो फॉर्मूला बनेगा इस केस स्पेसिफिक हीट के केस में mCV/dt, कांस्टेंट वॉल्यूम था इसलिए CV आ गया। क्लियर है? अब यही मैं फॉर्मूला भी मिटाऊंगा नहीं, कंफ्यूज आप होगे थोड़ा सा, क्लियर करने ही मिटाऊंगा नहीं। मैं यहां पे लिखता हूं अब सेकेंड बैरिक प्रोसेस, मतलब प्रेशर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। प्रेशर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, सेम फॉर्मूला मैं लिखूंगा, ठीक है, सेम फॉर्मूला मैं लिखूंगा, बट इस बार मैं इसको मिटाकर, क्लियर है, इसको मिटाकर dq इज इक्वल टू du प्लस p dpv ऐसे लिखता हूं, और इसको डिफ्रेंशिएट करता हूं, तो dq इज इक्वल टू du प्लस pdv प्लस vdp, pdv प्लस vdp। और यहां तक जाना ही नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर कांस्टेंट ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा हमारा, नहीं सॉरी, प्रेशर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने dpv dw को dpv ऐसे लिखा, ठीक है। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट किया तो pdv और vdp आ गया। प्रेशर कांस्टेंट है तो dp वाला ये वाला पार्ट हो गया 0, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया 0, बचा ये, तो du प्लस pdv ये क्या है, ये कुछ नहीं, एंथैल्पी है, तो dq dh के इक्वल हो जाता है, क्योंकि एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है एंथैल्पी, याद रखना, एंथैल्पी बॉडी का जो भी इंटरनल एनर्जी है प्लस प्रोडक्ट ऑफ P एंड V, यही होता है वो किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी का फॉर्मूला। तो du प्लस pdv क्या है, चेंज इन एंथैल्पी तो है। तो आइसोबैरिक के केस में प्रेशर कांस्टेंट है तो dq dh के इक्वल हो जाता है, और ये हो जाता है mCp/dt। ये फॉर्मूला मार्क कर लो इसको, क्लियर है, एक ये और एक ये, क्लियर है। वॉल्यूम कांस्टेंट में dq du इंटरनल du के इक्वल है mCv/dt बनता है, और प्रेशर कांस्टेंट के केस में dq dh एंथैल्पी के इक्वल होता है, और dh एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला mCp/dt स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दो फॉर्मूला बहुत माइंड में रखना एकदम अच्छे से, कैसे बनकर आया है, इसकी वैल्यू क्या होगी, आगे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं पता है, dh का फॉर्मूला पूछता आता है ना एंथैल्पी का, तो लिख देते हैं mCv/dt, ठीक है, बट होता क्या है Cp/dt, गलत कर दिए। ये किसका फॉर्मूला है, ये है dq का फॉर्मूला या du का फॉर्मूला, तो ये याद रखने का तरीका है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर हम हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो हीट ट्रांसफर में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो इंटरनल एनर्जी है वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है, और टेम्परेचर है कांस्टेंट, ये टर्म हो जाएगा 0, और dq किसके इक्वल हो जाएगा, dw के। तो टोटल हीट एनर्जी है वर्क डन के इक्वल हो जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्लियर है, याद रखना है हीट ट्रांसफर आइसोथर्मल में कितना होता है। आगे बढ़ते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस अगला है। एडियाबैटिक प्रोसेस में मतलब हम कहते हैं हीट ट्रांसफर नहीं होता है, हीट ट्रांसफर विल बी 0, तो dq डायरेक्ट 0 लिख देते हैं ना, फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है। एडियाबैटिक प्रोसेस बोल रहा है कि एडियाबैटिक आइसोलेटेड, एडियाबैटिक क्या आइसोलेटेड प्रोसेस ना, हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा, तो dq इज इक्वल टू 0, खत्म काम। पांचवा हमारा आता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, यहां पे जो आपका हीट ट्रांसफर की फॉर्मूला निकलेगा dq इज इक्वल टू गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 और इंटू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। तो यहां पे जो हीट ट्रांसफर निकलता है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला है, याद रखना। इसकी डेरिवेशन है, मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ यूनिवर्सिटी लेवल का जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया है, अब वहां पे जाके फर्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो वहां पे मैंने हीट ट्रांसफर की जो वीडियो बनाई है उसमें बताया है ये कैसे आया है। नहीं जानने की जरूरत है गाइस, नहीं जानना है, उतना तक आपको नहीं जानना है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है dq इज इक्वल टू गामा माइनस n
गामा माइनस 1 इंटू ये P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1 क्या है, ये वर्क डन है। हम पढ़े थे वर्क डन में, ये किसका वर्क डन निकल रहा था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का वर्क डन, यही तो है भाई। बस गामा माइनस n गामा माइनस 1 एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे, ये हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हीट। क्लियर है? तो ये था हमारा कुछ मेन टॉपिक। यहीं पे एक आता है हमारा पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी, सी की वैल्यू बात करें तो यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक एफिशिएंसी आता है सी पॉलीट्रॉपिक। क्लियर? स्पेसिफिक हीट, पॉलीट्रॉपिक का स्पेसिफिक हीट जो आता है, इसका फॉर्मूला जो बनेगा हमारा वो बनता है n माइनस गामा n माइनस 1 इंटू CV। ठीक है, n उसका उल्टा n माइनस गामा n माइनस 1 इंटू CV। पॉलीट्रॉपिक स्पेसिफिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है। देख लो, n क्या है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, गामा क्या है Cp अपॉन CV, गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन CV। ठीक है, तो ये था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। हीट ट्रांसफर में ये फॉर्मूला ऐसे निकल के आता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब हम इतना जानने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा वॉल्यूम कांस्टेंट में हमारा फॉर्मूला, वॉल्यूम कांस्टेंट में आया था dq इज इक्वल टू du विच इज इक्वल टू mCv dt आया था। दूसरा हमने देखा प्रेशर कांस्टेंट आइसोबैरिक प्रोसेस, dq इज इक्वल टू dh के इक्वल हो गया था mCp dt के इक्वल। तीसरा हमने देखा था टेम्परेचर कांस्टेंट में, जिसमें वर्क डन के इक्वल हो गया था हीट ट्रांसफर। चौथा हमने देखा एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में dq 0 हो गया था। पांचवा हमने देखा था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में dq की वैल्यू आई थी n माइनस गामा, गामा माइनस 1, यही था ना। ओके, उल्टा है ये, गामा माइनस 1, गामा माइनस n, गामा माइनस n गामा माइनस 1 इंटू P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1, ये निकला था। तो ये चीज आपको आइसोमेट्रिक, बैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीट्रॉपिक के हीट ट्रांसफर के फॉर्मूले आपके यहाँ पे बन गए। क्लियर है? तो ये था हमारा मेन। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला टॉपिक फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, गैस का एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। ठीक है, तो गैस का एक्सपेंशन वैक्यूम के अगेंस्ट जब होता है उसको हम लोग फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये पूरा मेरा इंसुलेटेड चेंबर है, ये एक इंसुलेटेड चेंबर है और इसको मैंने यहाँ पार्टीशन लगा कर रखा है और इसमें हमारा गैस है, ये हमारा गैस है और ये वैक्यूम है। ठीक है, ये वैक्यूम है। जैसे ही ये पार्टीशन को मैंने हटाया, इस पार्टीशन को हटाया, ये गैस पूरे वैक्यूम में भी जाके फैल गया और जब ये पूरे वैक्यूम में फैल गया तो गैस की प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस हुई आपको याद रखना है। फॉर जब हमने पार्टीशन लगाया था उस टाइम पे टेम्परेचर मान लो T1 था और जब पार्टीशन हटाया और गैस पूरे वैक्यूम में फैल गई उस टाइम भी टेम्परेचर सेम होगा। तो T1 और T2 कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा, नो चेंजेस फ्री एक्सपेंशन के दौरान। ठीक है, गैस को वैक्यूम के अगेंस्ट एक्सपेंशन करने के दौरान कोई भी चेंज नहीं होगा, ना टेम्परेचर में चेंज होगा और टेम्परेचर में चेंजेस नहीं हो रहा है। टेम्परेचर किसका फंक्शन है? इंटरनल एनर्जी, बताया ना, इंटरनल एनर्जी का फंक्शन है। तो जो भी इंटरनल एनर्जी पहले थी वही बाद में भी होगी। क्लियर है? तो ये था हमारा फ्री एक्सपेंशन। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज यहाँ पे हमारी मैक्सिमम टॉपिक खत्म हो चुकी है। हम क्लोज सिस्टम के बारे में हर कुछ पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि कैसे वर्क ट्रांसफर होता है, फिर हमने देखा कि हीट ट्रांसफर कैसे होता है, थर्मोडायनामिक कैसे आया। क्लियर है? तो हम सब कुछ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्लोज सिस्टम के लिए कर रहे थे। फिर हम अब जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो करने वाले हैं फ्लो सिस्टम के लिए। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFEE, याद आया? अब हम फ्लो सिस्टम एनर्जी की मतलब ओपन सिस्टम की बात करते हैं। भाई ओपन सिस्टम के साथ क्या होता है?
बड़ा दिक्कत है यार ओपन सिस्टम के साथ। क्लोज सिस्टम था तो हमारे कुछ लिमिटेशन थी, तो हमने छोटे छोटे फॉर्मूले हमारे निकले। जैसे हमने सिस्टम को ओपन किया तो काफी सारी चीजें उनमें ऐड होने लगी, एटमोस्फेरिक चीजें ऐड होने लगी, बाहरी चीजें, वैक्यूम, बहुत कुछ चीजें इसके साथ होने लगी थी ओपन सिस्टम के साथ। तो ओपन सिस्टम में साइंटिस्टों ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन दिया। ठीक है, इस इक्वेशन के तहत कहते ये हैं कि अगर ये एक हमारा कंट्रोल वॉल्यूम है, दिस इज कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, और ये हमारा इनलेट है और ये हमारा आउटलेट है, ये हमारा इनलेट है। क्लियर है? यहाँ का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, इंटरनल एनर्जी U1 है, एंथैल्पी H1 है, एंट्रोपी S1 है, ये सब चीजें। वैसे ही यहाँ पे P2 है, V2 है, H2 है, S2 है। क्लियर है? इंटरनल एनर्जी U2 है। तो ये जब कोई इनपुट यहां से जो भी चीज एंटर आती है इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, जो भी एंटर आती है, फॉर एग्जांपल M1 अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटर आ रही है और M1 ही बाहर निकल रही है, जितनी अंदर आ रही है उतनी ही बाहर निकल रही है। तो अगर ऐसा मानकर अगर हम इसका डेरिवेशन बनाते हैं तो इसका जो डेरिवेशन SFEE इक्वेशन आता है, इसके लिए जो SFEE इक्वेशन आएगा उसको ध्यान से देखो। मतलब जनरली हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इनपुट में जितनी एनर्जी 1 यूनिट अगर मास इनपुट आ रहा है, ठीक है, तो आउटपुट भी हमारा 1 यूनिट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने मान रखा है कि जो फ्लूइड की जो फ्लूइड अंदर की ओर आ रहा है, जो बाहर की ओर निकल रहा है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज जो है उसको हमने माना है कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, नॉट, ठीक है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज शुड नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कोई भी फ्लूइड प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रहा है, और वो जब किसी कंट्रोल वॉल्यूम में एंटर हो रहा है, जितना एंटर हो रहा है उतनी बाहर निकल रहा है। इस केस में जो हमारा SFEE इक्वेशन बनता है ओपन सिस्टम के लिए, उस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, क्योंकि इसका डेरिवेशन है, मैं डेरिवेशन आपको नहीं बता रहा हूं, इसीलिए ध्यान से देखना। इसका आता है U1 जो एंट्री, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन के कारण हम जितना इनपुट हुआ उतना ही आउटपुट हो रहा है, तो इनपुट और आउटपुट लिख रहा है। इंटरनल एनर्जी प्लस P1 V1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 M, क्योंकि मास तो दोनों तरफ सेम ही रहेगा, तो M V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी M G Z1 स्क्वायर Z1 प्लस हीट एंटर हो रहा है इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2 प्लस 1/2 M V2 का स्क्वायर प्लस M G Z2 प्लस वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम का। ये इक्वेशन हमारा बनकर आया है। क्लियर है? ये हमारा इनपुट है जो एंटर हो रहा है, ये है हमारा आउटपुट जो बाहर निकल रहा है। तो हीट एंटर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एनर्जी के कारण आउटपुट हमें ये मिल रहा है। ये क्या है हमारा काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है हमारा हीट इनपुट, ये क्या है हमारा इंटरनल एनर्जी, ये क्या है हमारा गैस के लॉस। क्लियर है? ये सारी एनर्जी जुड़ती है, इनपुट के टाइम वही सब आउट हो रहा है, बस यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा में वर्क मिल रहा है। क्लियर है? अब इसको देखोगे U1 P1 V1 को देखोगे तो ये एंथैल्पी का फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो इसको लिख सकते हैं H1 प्लस 1/2 M, दिस इज वॉल्यूम, और दिस V इज, इसको V को मैं C से लिख देता हूं, C1 से, ठीक है, C वेलोसिटी है ये, ठीक है, इसको C2 से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, C2 वेलोसिटी, तो M C1 का स्क्वायर प्लस, चलो M दोनों तरफ कॉमन है, मास जितना एंट्री, तो मास वाला पार्ट को हटा देते हैं, तो इसको लिखते हैं 1/2 C1 स्क्वायर प्लस G Z1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस 1/2 C2 स्क्वायर प्लस G Z2 प्लस वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम। ये है SFEE का इक्वेशन। क्लियर है? किलो जूल
और या जूल में, और इसको यूनिट कन्वर्जन करोगे तो नीचे 1000 मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, 1000 मल्टीप्लाई कर देना नीचे, यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है। क्लियर है? इसको ध्यान से दोनों इक्वेशन को देखो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का। यहीं के हेल्प से हम नोजल उजल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फॉर्मूला नोट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो SFEE जो इक्वेशन आया, इसके हेल्प से हम देखेंगे कि भाई कैसे हीट ट्रांसफर या के कारण वर्क डन जो मिल रहा है, एफिशिएंसी की एक शुरुआत होती है यहाँ से। क्लियर है? एफिशिएंसी को समझने की एक शुरुआत होती है। यहीं पे हम बात करते हैं सबसे पहले नोजल के बारे में। नोजल के बारे में यहां लिख रहा हूं, और यहां डिफ्यूजर के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्यूजर, नोजल क्या करता है और डिफ्यूजर क्या करता है, आइडिया है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। ठीक है? देखिए, नोजल क्या करता है, इस तरीके का होता है। ये हुआ नोजल, ये होता है इनपुट, ये होता है आउटपुट, है ना। और डिफ्यूजर इसका अपोजिट, इस तरीके का होता है डिफ्यूजर। ये होता है हमारा इनपुट और ये होता है हमारा आउटपुट। ठीक है? इनपुट और आउटपुट। अभी आपको पता चले, जैसे कि आप वैल्यू कंफ्यूज होंगे वहां पे जो 1/2, चलो मैं अभी बताऊंगा तो क्लियर हो जाओगे। तो ये जो केस है, ये किसका केस लग रहा है, ये हमारा कॉम्प्रेसर, इसको हम कॉम्प्रेसर भी कहते हैं। कॉम्प्रेसर, कॉम्प्रेस करना है ना, चीजों को कॉम्प्रेस कर रहा है, ये चीजों को टरबाइन, ये टरबाइन का एग्जांपल है डिफ्यूजर। तो ये चीजें ध्यान देना है। तो यहाँ पे जब आप SFEE इक्वेशन लगाते हो तो हम मानते हैं कि अगर मैंने ये एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ये रेफरेंस पॉइंट मान लिया है, और इसका जो सेंटर का डिस्टेंस है, यहाँ से सेंटर का डिस्टेंस है ये Z1 और ये जो है Z2, ये आपस में दोनों इक्वल है। ये Z1, ये Z2, ठीक है, एक ही लाइन पे है, माना है मैं माना कुछ एज्यूम्पशन लेंगे कि Z1 Z2 के इक्वल हो जाएगा, यहां भी Z1 Z2 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? मैंने इसको इंसुलेशन लगा के रखा है, इसमें भी मैंने इंसुलेटर लगा के रखा है। तो जो हीट ट्रांसफर है DQ भी 0 हो जाएगा, यहां भी हीट ट्रांसफर क्या है, 0 हो जाएगा। तो ये चीजें तो गई, हीट ट्रांसफर गई। तो हमारे पास बचा गया, अब हम फॉर्मूला पुट करें। तो फॉर्मूला अगर लिखें H1 प्लस 1/2 C1 का स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस 1/2 C2 का स्क्वायर प्लस GZ2 प्लस वर्क डन इन कंट्रोल वॉल्यूम। ये हमारा SFEE इक्वेशन है ना, SFEE इक्वेशन। ये और ये हो जाएगा कट, क्यों, Z1 Z2 के इक्वल है। हीट ट्रांसफर हो जाएगा 0, ये भी हो गया हीट ट्रांसफर 0। और यहां पे हम एक चीज और मांगते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है, या फिर आप, ठीक है, ये हो गया। तो अब बचा क्या, जो चीज बचा उसको लिखो, जो चीज बचा उसको लिखो, H1 प्लस C1 का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 इसका स्क्वायर अपॉन 2। क्योंकि देखो नोजल है, इसमें तो कोई वर्क डन होता नहीं है, वर्क डन तो नोजल में वर्क डन तो कुछ होता नहीं है। क्लियर है? तो वर्क डन को क्यों नहीं होगा, जब बाहर निकलेगा तो वर्क डन तो होगा यहाँ पे। क्लियर है? तो ये एक चीज बचा रह गया, वर्क डन कंट्रोल वॉल्यूम। तो नोजल के लिए ये हमारा इक्वेशन बन के आता है। इसकी हेल्प से एंथैल्पी और कितनी वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो हो रही है, उसके हेल्प से आप इस सिस्टम का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। तो नोजल और डिफ्यूजर में हीट ट्रांसफर तो 0 हो गया। और ऐसा कभी कभी बोलता है कि भाई हीट ट्रांसफर हो रहा है, इन दैट केस तो पूरे फॉर्मूले में सारे वैल्यू पुट करो, निकल जाएगा। Z1 क्या है, ये हाइट है, रेफरेंस पॉइंट से इनका हाइट। क्लियर है? G ग्रेविटी, Q हीट ट्रांसफर, W कंट्रोल वॉल्यूम में कितना वर्क डन हो रहा है वो, ठीक है, C स्पीड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, H एंथैल्पी। तो ये हमारा इक्वेशन फाइनली बनकर आया। ठीक है? ऐसे ही आपको थ्रॉटलिंग की बात किया जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला जो है हमने नोजल और उसके लिए देख लिया।
हम देखते हैं इसके लिए, इट इज मार्कर थ्रॉटलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थ्रॉटलिंग के टाइम पे क्या होता है, ऑरिफिस मीटर या वेंचुरी मीटर, नाम सुने हैं ना फ्लूइड डायनेमिक्स में, वेंचुरी मीटर, ठीक है। ऐसा होता है वेंचुरी मीटर, ये फ्लो हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट को बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा, वेना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं ना। अब मैंने क्या किया, क्योंकि ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम एक इमेजिनरी क्लोज्ड वॉल्यूम बनाएंगे, इसको बोलते हैं क्लोज्ड वॉल्यूम। मैंने क्लोज्ड वॉल्यूम बनाया और यहाँ पे हमने चेक किया कि रेफरेंस पॉइंट से हमने मान लिया ये भी Z1 है, ये भी Z2 है, तो Z1 Z2 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हीट इंट्रैक्शन है, Q की बात करें, यहाँ पे हम एज्यूम मानते हैं कि Q इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो इंट्रैक्शन है इस पॉइंट पे, जो एटमॉस्फेयर के साथ जो इंट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल के बराबर होता है। बहुत कम टाइम है ना यहाँ पे, तुरंत आएगा फ्लूइड, तुरंत बाहर निकलेगा। ये जो मैंने कंट्रोल वॉल्यूम बनाया है, यहाँ पे फ्लूइड को टाइम ही नहीं है कि वो एटमॉस्फेयर से इंट्रैक्ट करे। हीट ट्रांसफर हो गया 0, कोई इंट्रैक्ट करने का मौका ही नहीं मिला यहाँ इस पॉइंट पे कि भाई हीट ट्रांसफर करे एटमॉस्फेयर से, तो ये तो हो गया हीट ट्रांसफर 0, ठीक है। तो आप देखोगे इससे जो फॉर्मूला ऐसे इक्वेशन अप्लाई करो, इन सब सारे टर्म्स को कट करो, तो आप देखोगे आपके पास कुछ ये बचेगा, H2 प्लस C2²/2 ये बचेगा। क्लियर है, ये फॉर्मूला बचेगा। हमने मान लिया जो वर्क डन है ये भी 0 के बराबर एज्यूम किया है ये सब चीजें, क्योंकि वर्क डन तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ऑटोमेटिक लिक्विड आ रही है, फ्लो हो रहा है, तो वैल्यू पुट करो तो ऐसे इक्वेशन से यही 4 चीजें हमारे पास बचेंगी। अब यहाँ पे जो C की वैल्यू है, यहाँ पे जो फ्लूइड की जो वेलोसिटी है C1 और जो C2 है बहुत कम है एज कंपेयर टू फ्लूइड की एंथैल्पी के अकॉर्डिंग, एंथैल्पी पे बहुत कम है H1 और H2 से, ठीक है। जिसके कारण हम क्या लिखते हैं कि H1 जो है एंथैल्पी है फ्लूइड की इधर तरफ, और ये H2 दोनों आपस में अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं, मतलब एंथैल्पी कांस्टेंट। और इस प्रोसेस को, जो इस सिस्टम में जो प्रोसेस हो रहा है एंथैल्पी कांस्टेंट है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक एंथैल्पी कांस्टेंट। और एंथैल्पी कहाँ कांस्टेंट होता है, थ्रॉटलिंग में। क्लियर, याद रखना है ये चीज। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब ओपन सिस्टम में स्टडी तो देख लिया, अब अनस्टडी फ्लो देख रहे हैं। अनस्टडी फ्लो के केस में, अनस्टडी फ्लो मतलब स्टडी में फ्लूइड की प्रॉपर्टी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही थी, बट अनस्टडी फ्लो में फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है चेंज हो रही है टाइम के साथ। अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है, इन दैट केस हमारा क्या वर्क डन निकलेगा, या क्या हमारा डेरिवेशन फॉर्मूला बनने वाला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या निकलेगा इन दैट केस। तो देखो मतलब क्या है, अगर मैं ये कंट्रोल वॉल्यूम बना रहा हूं, ये कंट्रोल वॉल्यूम है हमारा, क्लियर है, तो M1 और आ रहा है और M2 आउट हो रहा है, मतलब 1 यूनिट इनपुट हमारा आ रहा है और 2 यूनिट या फिर 1.5 यूनिट या 0.5 यूनिट हमारा आउटपुट निकल रहा है। मतलब जितना एंट्री हो रहा है जो और जो बाहर निकल रहा है वो दोनों में डिफरेंस है, बिकॉज अनस्टडी फ्लो के कारण। क्लियर है, तो इसके कारण जो हमारा काइनेटिक एनर्जी मास और एनर्जी की जो बात करें, मास की भी बदल रहा है टाइम के साथ, एनर्जी भी बदलेगी, तो मास एंड एनर्जी में एक्यूमुलेशन होने के कारण जो कंजर्वेशन ऑफ मास का जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो मास जो है चेंज हो रहा है टाइम के साथ कंट्रोल वॉल्यूम में। इसका मतलब क्या हुआ, मास चेंज हो रहा है टाइम के साथ इनलेट में, माइनस मास चेंज हो रहा है टाइम के साथ आउटलेट के केस में। इसी को हम लिखते हैं m इनलेट नॉट माइनस m आउटलेट नॉट। ये m के ऊपर नॉट, 0 का साइन का मतलब होता है कि भाई ये डिफ्रेंशिएशन हो रहा है टाइम के साथ, इसकी डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ये इनपुट ये आउटपुट। क्लियर है, तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बनता है, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का चेंज टाइम के साथ कंट्रोल वॉल्यूम में एनर्जी का चेंज
टाइम के साथ इनलेट माइनस एनर्जी का चेंज टाइम के साथ आउटलेट, तो एनर्जी का नॉट इनपुट माइनस एनर्जी का नॉट आउटपुट। ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये दोनों को आप नोट कर ले, इतना नोट करेंगे। तो अब अगर आप निकालोगे इसी को, थोड़ा एनर्जी को आगे डिराइव करोगे, थोड़ा फॉर्मूला को डिराइव करोगे, तो दोनों में एक डिफरेंस आपको देखने का मिलेगा हीट के अकॉर्डिंग। क्लियर है, क्योंकि हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं तो इनलेट एनर्जी की जगह हम अपना जो SFE वाला एनर्जी का इक्वेशन आया था उसको अगर हम पुट करें, ठीक है, तो जैसे ये है, यहाँ पे पुट करें H1, ठीक है, SFE वाले इक्वेशन को पुट करें तो मास इनलेट HI इनलेट प्लस CI इनलेट का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस G ZI प्लस Q यहां पे रखें। क्लियर है, और यही M आउटलेट H आउटलेट प्लस C आउटलेट स्क्वायर अपॉन 2 प्लस G Z आउटलेट प्लस वर्क डन इन कंट्रोल वॉल्यूम रखें। ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, रेफरेंस तो सेम है, पॉइंट का रेफरेंस सेम एज्यूम करके माना हमने, वो दोनों पॉइंट जीरो हो जाएगा, मास ऑफ इनलेट और ये बचेगा। ठीक है, और हम यहाँ पे ये भी मानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी है एज्यूम करेंगे कि वो जीरो के बराबर है, जीरो है, तो ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। और फाइनली जो हमारा इक्वेशन बनकर आता है, वो इक्वेशन को आप ध्यान से देखना, फाइनल जो इक्वेशन बन के आता है वो आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू m0 HI प्लस Q0 माइनस M आउटलेट H0 H आउटलेट प्लस वर्क डन आउटलेट फॉर कंट्रोल वॉल्यूम। इस जितने नॉट है ना, नॉट वाले सब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट हो रहे हैं, शॉर्ट में लिखने के लिए ऐसा लिखा गया है। तो ये अनस्टेडी फ्लो में इंटरनल एनर्जी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस तरीके से होगा, ये फॉर्मूला हमारा बनके आता है। क्लियर गाइस, तो ये होता है हमारा चैप्टर 1 जो थर्मोडायनेमिक है। आप SSC का एग्जाम दे लो, चाहे RRB JEE का एग्जाम दे लो, सारे जो टॉपिक है मैंने कवर कर दिया है ये 2 लेक्चर में, इस यूनिट से कुछ भी इसके अलावा नहीं है। आप गेट के लिए भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप गेट के लिए भी अगर तैयारी करो और इस वीडियो को देखोगे ना, तो गेट के अकॉर्डिंग भी 90% इस चैप्टर से आपको जो 2 लेक्चर बनाओ इससे हेल्प मिलेगी। और मैं ज्यादा डीप में नहीं गया हूं, इसलिए मैं गेट को प्रीफर नहीं करता हूं, बट हाँ SSC JEE वाले, RRB JEE वाले, CIL वाले जो एग्जाम वाले हैं, इन लोग अगर देख रहे हैं तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है। इससे ज्यादा डीप में नहीं जाना है, इतनी चीज को रिकॉल करके रखो, नोट करके रखो, रिवीजन रेगुलर करते रहो, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है थर्मोडायनेमिक। यकीन करो थर्मोडायनेमिक में बेस्ट बना दूंगा गाइज आपको। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो मेरे को, बस मैं आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। गाइज वीडियो पसंद आया, ये सीरीज पसंद आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, हमें बताएं आपको और क्या चाहिए, हम कोशिश करेंगे, टाइम निकालेंगे आपके लिए कि और भी अच्छी चीजें लेकर आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।